जैसा कि हमने अपने थंबनेल में लिखा हुआ है कि 61% से अधिक इक्विटी स्कीम्स ने अंडर परफॉर्म किया है अपने रेस्पेक्टिव बेंचमार्क को। आज हम चर्चा करेंगे इसी बात को लेकर और देखेंगे कि वर्ष 2023 यानी 1 जनवरी 2023 से कल यानी 2 अगस्त 2023 तक किस कैटेगरी के कितने परसेंट फंड ने अपने रेस्पेक्टिव बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया है या ओवर परफॉर्म किया है। और इस बेसिस पे इस वीडियो के अंत में हम इस पोजीशन में होंगे कि यदि वर्ष 2023 के अभी तक के परफॉर्मेंस को यदि बेस माना जाए और यदि हमें किसी पार्टिकुलर कैटेगरी में इन्वेस्ट करना हो तो उस कैटेगरी के फंड में हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें या एक्टिवली मैनेज फंड में। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस1 टेक्सविन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। इस स्टडी में हमने अपने स्कोप ऑफ स्टडी में केवल 9 कैटेगरी को रखा हुआ है और जब हम देखते हैं उसके रेस्पेक्टिव कैटेगरी का अंडर परफॉर्मेंस और आउट परफॉर्मेंस की स्थिति, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिविडेंड यील्ड फंड जो है उसमें से आज के दिन में कुल 9 फंड्स हैं और 9 के 9 फंड ने अपने रेस्पेक्टिव बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया, यानी इनका अंडर परफॉर्मेंस लेवल 100% का है। और यदि हम बात करते हैं ईएलएसएस की तो कुल 40 फंड्स हैं, उसमें से 21 फंड ने अंडर परफॉर्मेंस किया है और अंडर परफॉर्मेंस लेवल इज 52.5%। फ्लेक्सी कैप में टोटल फंड 35 हैं, उसमें 17 फंड ने अंडर परफॉर्म किया हुआ है और अंडर परफॉर्मेंस का परसेंटेज है 48.6%। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने के पहले बता दूं कि ये अंडर परफॉर्मेंस या आउट परफॉर्मेंस की बातें जो कर रहे हैं ये कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ड्यूरिंग 2023, यानी 1 जनवरी 2023 से लेकर कल यानी 2 अगस्त 2023 तक के परफॉर्मेंस के बेसिस पे। अब आगे बात करते हैं फोकस फंड में। कुल 27 फंड हैं और अंडर परफॉर्मेंस जो है 16 फंड ने किया है, मींस अंडर परफॉर्मेंस का लेवल इट इज 59.3%। लार्ज कैप में टोटल 32 फंड हैं आज के दिन में, उसमें से अंडर परफॉर्मेंस केवल 8 फंड ने, इसका मतलब 24 फंड ने अपने रेस्पेक्टिव बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है और 8 फंड ने अंडर परफॉर्म किया है और अंडर परफॉर्मेंस का लेवल 25% है। लार्ज एंड मिड कैप में टोटल फंड 27, अंडर परफॉर्मेंस फंड 22 और 81.5% फंड ने अंडर परफॉर्म किया अपने रेस्पेक्टिव बेंचमार्क को। मिड कैप टोटल 30 फंड, उसमें से 28 फंड ने अंडर परफॉर्म किया, केवल 2 ही फंड के हैं जिन्होंने आउट परफॉर्म किया अपने मिड कैप बेंचमार्क को और अंडर परफॉर्मेंस का परसेंटेज है 93.3%। मल्टी कैप में टोटल 19 फंड और अंडर परफॉर्मेंस केवल 13 फंड ने किया है, मतलब केवल 6 फंड ऐसे हैं जिन्होंने आउट परफॉर्म किया है और अंडर परफॉर्मेंस का परसेंटेज 68.4%। और इस हिसाब से हम देखते हैं कि स्मॉल कैप में टोटल फंड 24 हैं, अंडर परफॉर्मेंस वाले फंड 17 हैं और अंडर परफॉर्मेंस का जो एक्सटेंट है इट इज 70.8% और टोटल फंड्स 243 हैं। फ्रेंड्स, बता दूं ये हमने 9 सेक्टर्स लिए हैं, इसका मतलब ये जो इक्विटी सेगमेंट का जो लिया हुआ है हमने इस स्टडी के स्कोप ऑफ स्टडी में, उसमें थीमेटिक या सेक्टरल फंड को हमने छोड़ दिया है। सो वी कैन से दैट आउट ऑफ 243 इक्विटी फंड्स एक्सक्लूडिंग द सेक्टरल फंड, केवल 151 फंड ऐसे हैं जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया अपने रेस्पेक्टिव बेंचमार्क को और अंडर परफॉर्मेंस के लेवल इट इज 62%। अब हम चर्चा करते हैं कि इस बेसिस पे यदि हमें किसी पार्टिकुलर सेक्टर में हमें इन्वेस्ट करना हो तो क्या उस सेक्टर के फंड में क्या हमें इंडेक्स फंड में जाना चाहिए या वी मस्ट गो फॉर एक्टिवली मैनेज फंड। उस पर चर्चा करने के पहले हम ये देख लेते हैं कि अंडर परफॉर्मेंस और आउट परफॉर्मेंस का जो लेवल है कैटेगरी वाइज, लार्ज कैप में अंडर परफॉर्मेंस लेवल 25%, आउट परफॉर्मेंस लेवल 75%। फ्रेंड्स, पहले इसका इंप्लीकेशन जान लें जिससे कि आपको या हमें समझाने में या समझने में बेहतर सुविधा होगी। लार्ज कैप में 32 फंड हैं, 8 फंड ने ही अंडर परफॉर्म किया है, इसका मतलब 24 फंड ऐसे हैं जिन्होंने लार्ज कैप
बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है और आउट परफॉर्मेंस का लेवल है 75%। अब यदि हमें लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना हो तो हमारे सामने कुल 32 फंड हैं और उस 32 फंड में से 8 फंड ने खराब परफॉर्म किया है और 24 फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है। इसका मतलब कि यदि हमें यह लगता है कि हम अपने विवेक से, अपने फाइनेंशियल विजडम से इस कैटेगरी में अप टू थर्ड क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल या कह सकते हैं 75% फंड में से किसी एक फंड को शॉर्टलिस्ट करते हैं तो हमें बिल्कुल एक्टिवली मैनेज फंड में जाना चाहिए। और यदि हमें लगता है कि वो हम नहीं कर पाएंगे तो बेहतर है आप इंडेक्स फंड में जाएं। मैं फिर रिपीट करता हूं, लार्ज कैप का एग्जांपल लेके टोटल फंड 32 हैं, अंडर परफॉर्मेंस अपने बेंचमार्क केवल 8 फंड ने किया है और 24 फंड ऐसे हैं जिन्होंने अपने रेस्पेक्टिव बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। अब फंड के सिलेक्शन करने की बातें, शॉर्टलिस्ट करने की बातें हो रही हैं। यदि आपको लगता है कि आप किसी पार्टिकुलर कैटेगरी में, लार्ज कैप कैटेगरी में, यदि आप अपने फाइनेंशियल विजडम का यूज करके उन 24 फंड में से किसी एक फंड को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, यानी 75% जिसने आउट परफॉर्म किया, उस 75% वाले फंड में से किसी एक फंड को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल लार्ज कैप में जाना चाहिए। और ये लगता है कि ऐसा आप नहीं कर पाएंगे तो बिल्कुल आपको इंडेक्स फंड या पैसिव फंड में जाना चाहिए, जहां की कोई दिक्कत नहीं है, आप करें, उसमें इन्वेस्ट करें इंडेक्स फंड में और इंडेक्स के बराबर रिटर्न पाएं। इसका मतलब सबसे एक्टिवली मैनेज फंड मेरे जाना हो 75% लार्ज कैप में, उससे कम है 51.4, इसमें करीब करीब 50% फंड हैं जिन्होंने आउट परफॉर्म किया है और 50% फंड है करीब करीब जिसने अंडर परफॉर्म किया है। यदि आपको लगता है कि 50% फंड में से किसी एक को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं तो आपको एक्टिवली मैनेज फंड फ्लेक्सी में जाना चाहिए। ELSS में इट इज 47.5% आउट परफॉर्मेंस लेवल। इसका मतलब कि इसमें से कुल 40 फंड में से 21 फंड ने अंडर परफॉर्म किया है। इसका मतलब कि 19 फंड ऐसे हैं जिन्होंने आउट परफॉर्म किया है, 47.5% फंड ऐसे हैं जिन्होंने आउट परफॉर्म किया है अपने बेंचमार्क को। इस हिसाब से हम देखते हैं एक्टिवली मैनेज फंड में सीनियरिटी के हिसाब से देखूं तो एक्टिवली मैनेज फंड में सबसे अधिक चांस लार्ज कैप में जाके आपको जाना चाहिए एक्टिवली मैनेज फंड में। फ्लेक्सी कैप में 50% में, यहां भी आपको, हमें लगता है कि एक नॉर्मल इन्वेस्टर 50% फंड, जो टॉप 50% फंड है, उसको शॉर्टलिस्ट कर ही सकते हैं, तो फ्लेक्सी कैप में भी जाना चाहिए आपको एक्टिवली मैनेज फंड में। ELSS में इट इज 47.5%, तो शायद इन तीनों सेगमेंट में आप एक्टिवली मैनेज फंड में जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, यदि आपको यह लगता है कि 25% इन केस ऑफ लार्ज कैप, 48% in case of flexi cap and 53% in case of ELSS फंड, इसमें से आप शॉर्टलिस्ट ना कर सके, इसका मतलब 75% में से किसी एक को शॉर्टलिस्ट कर सकें, 51.4% में शॉर्टलिस्ट कर सकें, 47% में से किसी एक सेगमेंट को शॉर्टलिस्ट कर सकें, तो आपको एक्टिवली मैनेज फंड में जाना चाहिए। और इस हिसाब से एक डिविडेंड यील्ड एक ऐसा हुआ है जिसमें से किसी भी एक भी फंड ने अपने रेस्पेक्टिव बेंचमार्क को आउट परफॉर्म नहीं किया। इसका मतलब डिविडेंड यील्ड ग्रोथ वाले सेक्टर में, कैटेगरी में यदि आपको इन्वेस्ट करना हो तो आपको बिल्कुल इंडेक्स फंड में जाना चाहिए। मिड कैप में 6.7% ही आउट परफॉर्म किया है, 93% फेल्योर रहे हैं, तो यहां भी यदि आपको जाना हो तो आप जा सकते हैं इंडेक्स फंड में। और लार्ज एंड मिड कैप इट इज ओनली 18.5% ही आउट परफॉर्म किया है, तो ये भी थोड़ा डिफिकल्ट है यदि कोई बिगनर से म्यूचुअल फंड में। तो इस हिसाब से करीब करीब 4 सेक्टर ऐसे हैं जहां आप एक्टिवली मैनेज फंड में जा सकते हैं और 5 फंड ऐसे हैं जहां आपको इंडेक्स फंड में जाना चाहिए। लेकिन मैं फिर रिपीट कर दूं, एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये सारी एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ईयर 2023 ओनली है। इसका मतलब 1 जनवरी 2023 से लेकर 2 अगस्त 2023 तक के परफॉर्मेंस के बेसिस पे ये एनालिसिस किया गया है। मैं फिर बता दूं कि जैसे मैंने कहा कि 4 कैटेगरी में आपको लार्ज कैप, फ्लेक्सी, ELSS और फोकस्ड में आपको जाना चाहिए, लार्ज, फ्लेक्सी, ELSS और फोकस्ड में आपको जाना चाहिए एक्टिवली मैनेज फंड में। लेकिन स्टिल ये सब डिपेंड करता है आपके एनालिसिस के कैपेबिलिटी पे। यदि आपको लगता है कि आप, हो सकता है 2% फंड जो जैसे लार्ज कैप में 75% फंड आउट परफॉर्म किया, लेकिन आपको डर लगता है कि शायद आप 75% फंड में से आप शॉर्टलिस्ट ना कर सकें, तो आप इंडेक्स में जाइए। अदरवाइज नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में इन चारों कैटेगरीज में आपको जाना चाहिए
ऑन द बेसिस ऑफ 2023 ईयर परफॉर्मेंस के बेसिस पे एक्टिवली मैनेज फंड में या बाकी सब में आपको जाना चाहिए इंडेक्स फंड में। हालांकि जैसे मैं बार बार कहता हूं, ये सब डिपेंड करता है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के एनालिसिस पे, उसके टेम्परामेंट पे, उसके रिस्क परसेप्शन पे, रिस्क टॉलरेंस लेवल पे। इसलिए यहां भी अंतिम निर्णय केवल आपको ही लेना होगा।